कहानी की शुरुआत एक शहर से होती है जहां हमें ह्यूबर्ट नेशनल बैंक को दिखाया जाता है, जिसका मैनेजर एक औरत को लेकर बाहर की तरफ आ रहा होता है। तभी मैनेजर को बाहर एक मास्क लगाया हुआ आदमी दिखाई देता है। वो बिना कुछ सोचे मैनेजर को गोली मार देता है। गोली की आवाज सुनकर वहां मौजूद सब लोग डर जाते हैं। इसके बाद चोर सिक्योरिटी गार्ड्स को पूरी प्लानिंग के साथ काबू में कर लेते हैं और हॉल के बीचों बीच एक ब्लूटूथ स्पीकर फेंक देते हैं। उसी स्पीकर से एक सख्त आवाज गूंजती है जो सबको नीचे लेट जाने और अपने हाथ जमीन पर रखने का ऑर्डर देती है। डर के मारे सभी लोग तुरंत नीचे लेट जाते हैं और बैंक कर्मचारी घबराकर वॉल्ट खोल देते हैं। सिर्फ 2 मिनट में पूरी डकैती खत्म हो जाती है और चोर 30 लाख डॉलर यानी लगभग 25 करोड़ डॉलर लेकर निकल जाते हैं। भागते समय वे पीछे एक मोशन एक्टिवेटेड बम छोड़ जाते हैं और उसी स्पीकर से फिर एक धमकी भरी आवाज आती है जो वार्निंग देता है कि अगर कोई खड़ा हुआ या पुलिस को कॉल किया तो बम 15 मिनट में फट जाएगा। जाने से पहले लीडर सीसीटीवी कैमरे की तरफ देखता है और उसे गोली मारकर तोड़ देता है। पलक झपकते ही ये चोर शहर की सड़कों में ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे वे कभी थे ही नहीं। लगभग 25 मिनट बाद FBI को डकैती की खबर मिलती है, लेकिन मौके पर सिर्फ एक सुराग मिलता है और वो है बम पर एक फिंगरप्रिंट। इसके अलावा कोई भी सबूत नहीं मिलता, जिससे सेक्रेटरी जोनाथन हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अगर उन्होंने डकैती इतनी आसानी से कर ली तो बैंक मैनेजर को मारने की क्या जरूरत थी। उसे शक होता है कि इसके पीछे कोई बड़ा राज छिपा है, इसलिए वह सबूत ढूंढने निकल पड़ता है। लेकिन उसका पार्टनर उसे बताता है कि पुलिस पहले ही बम अपने साथ ले जा चुकी है। यह सुनकर जोनाथन और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और सोचता है कि पुलिस इस केस में दखल क्यों दे रही है। गुस्से में वह सीधे पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस चीफ ब्रायन से मिलता है और सवाल करता है कि जब यह FBI का केस है तो पुलिस बीच में क्यों आ रही है और जो भी एविडेंस मिला है वह तुरंत उसे सौंप दिया जाए। ये सुनकर ब्रायन घबरा जाता है और बताता है कि मिला हुआ फिंगरप्रिंट जेम्स नाम के एक आदमी का है जो पहले स्पेशल फोर्सेस में था। लगभग 5 साल पहले जेम्स और उसकी टीम ने कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स का किडनैप किया था और फिरौती मांगी थी, और जब पैसे समय पर नहीं मिले तो उन्होंने उन सबको मार डाला था। इसके बाद आर्मी की दूसरी यूनिट ने उन सभी भगोड़े कमांडो को ढूंढकर मार गिराया था। अब जेम्स के परिवार में सिर्फ एक ही इंसान जिंदा है, उसका छोटा भाई रेंजर। पुलिस को शक है कि क्योंकि जेम्स और उसकी टीम मर चुकी है इसलिए यह डकैती रेंजर नहीं की होगी और किसी टेक्निक की मदद से उसने जेम्स के फिंगरप्रिंट वहां लगा दिए होंगे। तभी एजेंट वेल्स यह खबर लेकर आता है कि डकैती के समय रेंजर को एक दुकान में देखा गया था, इसलिए उसे अरेस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक इंसान एक ही समय में 2 जगह पर कैसे हो सकता है। ये सुनकर जोनाथन समझ जाता है कि चोर जानबूझकर सबको गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं वे असली स्पेशल फोर्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि स्पेशल फोर्सेस कभी अपने फिंगरप्रिंट नहीं छोड़ते। इसलिए या तो ये लोग बहुत बेवकूफ हैं या बहुत ही चालाक। एजेंट अभी इस पहेली को सुलझाने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि तभी एक और डकैती हो जाती है। इस बार चोर बैंक मैनेजर को उसके परिवार की जान से मारने की धमकी देकर वॉल्ट खुलवाते हैं। मैनेजर कान में ईयरपीस लगाकर बैंक के अंदर आता है और डर के मारे सभी लोगों को नाश्ते के लिए बाहर भेज देता है। इसके बाद कांपते हाथों से मैनेजर तिजोरी खोलता है। चोर बैंक की तरफ बढ़ते हैं। तभी उनकी मुलाकात एक महिला कर्मचारी से होती है जो बैंक से बाहर जा रही थी और डर के मारे अलार्म दबाने ही वाली थी, लेकिन मैनेजर उसे रोक देता है और किसी तरह हालात संभाल लेता है। एक बार फिर स्पीकर पर वही सख्त आवाज गूंजती है और पूरा बैंक उनके कंट्रोल में आ जाता है, लेकिन इस बार वे पैसे नहीं लेते। इसके बजाय वे तिजोरी में रखे कुछ खास दस्तावेज लेकर निकल जाते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि वे घायल गार्ड का इलाज करवाते हैं और उसी महिला कर्मचारी से उसके घावों पर पट्टी बंधवाते हैं। इससे साफ समझ आता है कि ये लोग बिना वजह किसी की जान नहीं लेते। यहीं से सवाल खड़ा होता है कि पहली डकैती में बैंक मैनेजर को क्यों मारा गया था। कुछ ही देर बाद इसका जवाब सामने आता है जब बारिश में एक तीसरा मैनेजर ऑफिस जाने के लिए निकलता है और एक चोर उसकी कार का दरवाजा खोलकर उसे बाहर खींच लेता है। वह गीली सड़क पर गिरता है और संभल भी नहीं पाता कि चाकू उसकी गर्दन में घोंप दिया जाता है। इसी बीच बैंक मालिक जेफरी को पता चलता है कि उसकी 2 शाखाओं में सिर्फ पैसे नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ लूटा गया है। वह उन दस्तावेजों को लेकर परेशान हो जाता है जिनमें उसका एक बड़ा राज छिपा है। लगातार 2 डकैतियों के बाद सचिव जोनाथन और ज्यादा बेचैन हो जाता है, क्योंकि उस एक फिंगरप्रिंट के अलावा चोरों ने कोई और सुराग नहीं छोड़ा। उसे सबसे ज्यादा यह बात परेशान करती है कि एक बैंक में मैनेजर को मार दिया गया जबकि दूसरे बैंक में उन्हीं लोगों ने घायल गार्ड की जान बचाई। इस उलझे हुए व्यवहार को देखकर जोनाथन को लगता है कि जरूर कोई छिपा हुआ राज है जिसके लिए ये चोर इतनी दूर तक जा रहे हैं। इसी सोच में वह बचे हुए बैंक मैनेजर से पूछताछ करता है और उसे उम्मीद नहीं होती कि वहाँ से कुछ खास मिलेगा, लेकिन मैनेजर अनजाने में एक जरूरी सुराग दे देता है। जोनाथन पूछता है कि क्या बैंक मालिक जेफरी यहाँ अक्सर आते हैं। मैनेजर बताता है कि जेफरी बहुत अमीर आदमी है जिसके नाम पर पूरे देश में लगभग 3000 बैंक शाखाएं हैं। वह इतनी छोटी शाखा में आने का समय नहीं निकालता और अपनी सबसे बड़ी शाखा में भी साल में सिर्फ 1 या 2 बार ही जाता है। लेकिन अजीब बात यह है कि हाल के दिनों में जेफरी हर दिन इस छोटी शाखा में आने लगा था, वह भी बंद होने के समय, और खुद तिजोरी की जांच करता था। यह सुनकर जोनाथन को साफ लगने लगता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तभी एक सहकर्मी उसे और भी बड़ी खबर देता है कि चोरी हुए नोटों के सीरियल नंबर ट्रैक करने पर पता चला कि पूरे 30 लाख डॉलर एक चैरिटी को दान कर दिए गए थे। पुलिस चीफ ब्रायन ने इतनी बड़ी जानकारी जोनाथन को नहीं दी थी, जिससे वह और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और एजेंट वेल्स को ब्रायन के साथ मिलकर जांच करने का आदेश देता है। टेक्निकल टीम ने गोली पर मिले फिंगरप्रिंट से भी कंफर्म कर दिया है कि वह भी जेम्स का ही है। यही बात जोनाथन को सबसे ज्यादा परेशान करती है कि जो इंसान पहले ही मर चुका है वह फिर से कैसे जिंदा हो सकता है। अब तक दोनों जगहों पर जेम्स के फिंगरप्रिंट वाले सबूत मिल चुके हैं और यही बात जोनाथन को सबसे ज्यादा उलझन में डालती है। उसे लगने लगता है कि पुराने किडनैप केस में जरूर कुछ छिपा है जो अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। इसी सोच के साथ वह अपने एक सहकर्मी को जेफरी पर कड़ी नजर रखने और उसके सारे राज बाहर निकालने का ऑर्डर देता है। अगले ही दिन जेफरी खुद बैंक मैनेजर के फ्यूनरल में पहुंचता है और उसके साथ उस इलाके का नेता भी दिखाई देता है। 2 छोटी शाखाओं के मैनेजरों की मौत पर इतने बड़े लोगों की मौजूदगी जोनाथन को बहुत अजीब लगती है। उसका शक और गहरा हो जाता है। इसी बीच ब्रायन वेल्स के साथ मिलकर जांच जारी रखने के लिए मजबूर हो जाता है, जहां उन्हें एक अहम गवाह मिलता है। एक ज्वेलरी शॉप का सिक्योरिटी गार्ड बताता है कि जब भी उसे शक होता है वह गाड़ियों के नंबर नोट कर लेता है और उसने चोरों की गाड़ी का नंबर भी लिख लिया था। जब उस नंबर की जांच होती है तो पता चलता है कि गाड़ी RIR
के नाम पर रजिस्टर्ड है। ये जानकारी मिलते ही ब्रायन तुरंत रेंजर को अरेस्ट करने का आदेश दे देता है। उसी समय हेडक्वार्टर में जोनाथन को एक अजीब फाइल मिलती है जिसे वह पहले जांच रिपोर्ट समझता है, लेकिन उसमें से कुछ फोटो निकलते हैं। उन तस्वीरों में जेफरी और उस इलाके का नेता काफी करीब नजर आते हैं और साफ हो जाता है कि यह सब चोरों ने भेजा है। सारे सुराग जोड़कर जोनाथन फैसला करता है कि अब उसे जेफरी से सीधे बात करनी होगी। अगले दिन वह बैंक के हेडक्वार्टर जाता है और उससे मिलता है। वहाँ वह जेफरी के दिवंगत छोटे भाई का जिक्र करता है जो पुराने किडनैप केस का शिकार था और जिसे उसी स्पेशल फोर्सेस टीम ने अगवा किया था जिसमें जेम्स भी शामिल था। जोनाथन के सवालों पर जेफरी पूरी तरह शांत रहता है और कोई रिएक्शन नहीं देता, लेकिन जैसे ही जोनाथन सीधे पूछता है कि चोरी हुए दस्तावेजों में क्या था, जेफरी का चेहरा लाल हो जाता है। यह देखकर जोनाथन समझ जाता है कि जेफरी का बार बार उस छोटी शाखा में जाना सिर्फ औपचारिकता नहीं था बल्कि किसी बड़े राज से जुड़ा था। गुस्से में जेफरी सिक्योरिटी बुलाता है और जोनाथन को जबरदस्ती हेडक्वार्टर से बाहर निकलवा देता है। इसी समय चोर अपना तीसरा ऑपरेशन शुरू कर चुके होते हैं और इस बार उनका सीधा निशाना बैंक का हेडक्वार्टर है। चोर बहुत तेजी और तालमेल से काम करते हैं। हर आदमी की भूमिका साफ है। वे मेन लॉबी से गुजरते हैं जहाँ सिक्योरिटी खड़ी है और ग्राहकों की भीड़ है। फिर भी वे बिना गड़बड़ी किए आगे बढ़ते हैं और केबल का इस्तेमाल करके मेन एरिया में घुसने की कोशिश करते हैं। उसी समय जब जोनाथन को गार्ड बाहर ले जा रहे होते हैं, वह चोरों को देख लेता है और लोगों को नीचे लेट जाने के लिए कहता है, जिससे बैंक में दहशत फैल जाती है। चोर मौके का फायदा उठाकर एक सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ लेते हैं। तभी जेफरी भी सामने आ जाता है और एफबीआई की तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है। एक गोली गलती से सिक्योरिटी गार्ड को लग जाती है और जोनाथन की गोली से एक चोर घायल होकर गिर जाता है, मानो मर गया हो। लेकिन कुछ देर बाद वह अचानक उठकर फिर हमला कर देता है। हालात बिगड़ते देख जोनाथन पहले जेफरी को सुरक्षित जगह ले जाता है और फिर वापस आकर चोरों का सामना करता है, लेकिन इस बार चोर उस पर भारी पड़ जाते हैं और आखिर में जोनाथन किसी तरह घायल सिक्योरिटी गार्ड के साथ वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है, जबकि चोर अपना काम पूरा कर लेते हैं। लंबी लड़ाई के बाद सिर्फ एक अंगरक्षक जेफरी के साथ बचता है जो थकान से लगभग बेहोश होने वाला है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सामने खड़ा चोर उस अंगरक्षक पर हमला नहीं करता, क्योंकि शुरू से अंत तक उनका असली टारगेट सिर्फ जेफरी ही था। चोर अंगरक्षक से अपना हथियार नीचे रखने को कहता है, लेकिन तभी उसका एक साथी आता है और अंगरक्षक के माथे पर गोली मार देता है। यह देखकर सरदार गुस्से में उस पर चिल्लाता है। ठीक उसी समय जोनाथन मौका देखकर हमला करता है और गोली चलाने वाले चोर को मार गिराता है, जबकि सरदार को जिंदा पकड़ लिया जाता है। हालात बिगड़ते देख चोरों में से एक तुरंत एक महिला कर्मचारी को पकड़ लेता है ताकि बदले में अपने साथी को छुड़ा सके। दोनों तरफ से बातचीत होती है और अदला बदली तय हो जाती है। जोनाथन जानता है कि अगर वह चोर को छोड़ देता है तो शायद वह खुद जिंदा न बचे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि चोर अपना वादा निभाता है और जोनाथन को छोड़ देता है और अपने साथियों को गोली न चलाने का आदेश देता है। सभी चोर तेजी से वहां से निकल जाते हैं और एफबीआई पूरे क्राइम सीन को सील कर देती है। जब टेक्निकल टीम शव की जांच करती है तो पता चलता है कि उंगलियों के निशान मिटा दिए गए हैं और यहाँ तक कि दांत भी निकाल दिए गए हैं ताकि पहचान संभव न हो सके। इसी बीच ब्रायन को एक कॉल आता है जिसमें बताया जाता है कि रेंजर मिल गया है। ब्रायन और वेल्स तुरंत उस जगह पहुंचते हैं, लेकिन कमरे के अंदर उन्हें सिर्फ रेंजर की भाभी मार्टा मिलती है। वह बताती है कि जेम्स की मौत के बाद जब भी रेंजर मिलने आता है तो वह घर के खर्च के लिए कुछ पैसे दे जाता है ताकि बच्चे गुजारा कर सकें और फिर चला जाता है। ब्रायन को लगता है कि यहाँ से कोई खास सुराग नहीं मिलेगा। तभी अचानक उसे खबर मिलती है कि रेंजर को एक पुराने घर के पास देखा गया है जहाँ बाकी चोर भी छिपे हो सकते हैं, लेकिन ब्रायन यह बात वेल्स से छुपा लेता है। असली वजह यह है कि ब्रायन की पत्नी लंबे समय से कैंसर से लड़ रही है और उसकी कम सैलरी से इलाज कराना संभव नहीं है। अपनी पत्नी की हालत याद करके ब्रायन और ज्यादा बेबस हो जाता है और एक बड़ा फैसला लेता है। इसी बीच अगली सुबह जोनाथन को एक अनजान फाइल मिलती है जिसे खुद चोरों ने भेजा होता है और उसे देखकर वह हिल जाता है। उस फाइल में जेफरी के सारे अपराध दर्ज होते हैं और वह राज जो वह सालों से छुपा रहा था पूरी तरह सामने आ जाता है। खुलासा होता है कि पुराने बड़े किडनैप की साजिश जेफरी ने खुद रची थी ताकि परिवार की सारी संपत्ति सिर्फ उसी के पास रहे और कोई बंटवारा ना हो। उसने एक मिलिट्री ऑफिसर को पैसे देकर नकली आतंकवादी मिशन के दस्तावेज बनवाए और जेम्स की स्पेशल फोर्सेस टीम को उस मिशन पर भेजा। ये सोचकर कि वे असली आतंकवादियों को मार रहे हैं उन्होंने रेड की, लेकिन बाद में पता चला कि वे निहत्थे कॉलेज स्टूडेंट्स थे जिनमें जेफरी का छोटा भाई भी शामिल था। सच्चाई जानने के बाद पूरी टीम टूट गई। उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें जो ऑर्डर मिला था वह गलत था और उन्होंने तुरंत ऊपर रिपोर्ट भेज दी, लेकिन सच सामने आने से पहले ही एक दूसरी स्पेशल फोर्सेस टीम ने उन पर हमला कर दिया। जेम्स की टीम इसके लिए तैयार नहीं थी और अचानक हुए हमले में वे एक एक करके मारे गए। इसी हमले में जेम्स भी मारा गया और जेफरी के छोटे भाई की मौत के बाद सारी संपत्ति अकेले जेफरी के नाम हो गई। अपने अपराध छिपाने के लिए जेफरी ने कुछ आर्मी ऑफिसर्स को भारी रिश्वत दी और जेम्स और उसकी टीम को देशद्रोही घोषित करवा दिया। अपनी योजना को और मजबूत करने के लिए उसने पहले ही जेम्स की टीम के 3 सदस्यों को खरीद लिया था। वही 3 लोग बाद में 2 बैंक मैनेजर बने जिन्हें चोरों ने मार डाला और तीसरा वही नेता था जिसे जेम्स के फ्यूनरल में देखा गया था। उन तीनों ने मिशन वाले दिन किसी बहाने से छुट्टी ले ली थी और बाद में अपने ही साथियों के खिलाफ गवाही दी थी। जेम्स की टीम खत्म होने के बाद जेफरी ने इन तीनों को अपने सिस्टम में शामिल कर लिया और उनके जरिए अपनी ताकत बढ़ाता रहा। उसे यकीन था कि उसका राज हमेशा दबा रहेगा और वह आराम और पावर से भरी जिंदगी जीता रहेगा, लेकिन सच्चाई यह थी कि कुछ स्पेशल सैनिक उस मिशन में बच गए थे और समय के साथ उन्हें समझ आ गया कि जेफरी ने उनका इस्तेमाल किया था और उनसे अपने ही साथियों को मरवा दिया था। ये सच्चाई सालों तक उनके दिल में जलती रही और उन्हें कभी सुकून से जीने नहीं दिया। आर्मी छोड़ने के बाद बचे हुए सैनिक एक साथ आए और बदला लेने का फैसला किया। उनका मकसद साफ था कि जेफरी और उसके साथियों को सजा मिलनी चाहिए। जोनाथन अब पूरी सच्चाई समझ चुका था और उसे लगा कि रेंजर का भी इस पूरे खेल से गहरा संबंध है और जो पैसा वह मार्टा को देता है वह चोरी का पैसा हो सकता है। उसने अपने साथियों को इसी एंगल से जांच करने को कहा। दूसरी तरफ ब्रायन चुपचाप रेंजर का पीछा कर रहा था और